जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आज जो है आपका अंतिम क्लास थी, और उस अंतिम क्लास में भी देरी होने का कारण मैं ही हूँ। और देरी होने का कारण ये है कि आपका जो टॉपिक है भूलवश हम भेज ही नहीं पाए। हम आपको तो बता चुके थे कि सुभाष चंद्र बोस हम कल पढ़ेंगे, लेकिन जिस ग्रुप में हम अलार्म करके उसको भेजते हैं वहाँ भेज ही नहीं पाए। तो अभी तुरंत शेड्यूल उसको किया है, तुरंत। ठीक है, तो रियली सॉरी इसके लिए। तो दोस्त, हाँ, हम आज इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस जी आपने सुना होगा, जिनको देश में हम नेताजी के नाम से जानते हैं। तो नेताजी का इस भारत की राजनीति में, इस भारत के लिए क्या योगदान था, आज़ाद हिंद फौज क्या थी, और आज़ाद हिंद फौज पर जो गठन हुआ आज़ाद हिंद फौज का, वो किन स्थितियों में हुआ, आज़ाद हिंद फौज कैसे भारत की तरफ आगे बढ़ी, और बाद में आज़ाद हिंद के जो आपका साथी थे उन पर जो लाल किला मुकदमा चला, उस सब को हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से, उम्मीद करूंगा आप कक्षा को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। मिस्टर सैनी, मेरे भाई, आपको भी बहुत सारा प्यार। नताशा, गुरुमान, गोलू, नील, उमंग, नीलेश राय, सौम्या यादव, सभी साथियों का स्वागत है। तो शुरू करेंगे। पहले नोट बनाए अच्छे से और लिखिए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनका बर्थडे किस डेट को आता है बताओ? सुभाष चंद्र बोस। लिखने की चीज़ें कम होंगी, समझने की चीज़ें ज़्यादा होंगी। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था आपका 23 जनवरी, जिस दिन हम मनाते हैं क्या, पराक्रम दिवस। 23 जनवरी, 23 जनवरी, 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। और किस वर्ष में हुआ था आपका? तो 1897 में। 1897 में। कहाँ पर हुआ? जैसे ही कटक। कटक एक स्थान पड़ता है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर जन्म हुआ। अगर बात करें इनकी, जो पिता थे, पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे जानकी नाथ। जानकी नाथ, जानकी नाथ। और इनकी माताजी का नाम था प्रभावती। माताजी थी इनकी प्रभावती। प्रभावती। तो कटक में ये जन्मे। और इनके पिताजी शुरुआत से ये चाहते थे कि इनकी स्कूलिंग इस तरह से हो कि कल को ये यहाँ पर आईसीएस सर्विसेज में जाएं। आप जानते होंगे आज भी देश में यूपीएससी, यूपीएससी की परीक्षा को, साथ ही आप जानते होंगे, एक विशेष परीक्षा माना जाता है। तो आज भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है यूपीएससी को पास करना, उसके थ्रू जा करके वहाँ सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस आदि आपका सर्विसेज में जाना। तो उस समय इनके पिता की भी यही इच्छा थी। ये उस समय पर परीक्षा होती थी आईसीएस के नाम से, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और सुभाष चंद्र बोस खुद बहुत, कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था। जैसे कि उस समय के कांग्रेस के लीडर्स में कोई भी व्यक्ति ये कहते हैं कि उनसे आगे की दूरगामी सोच नहीं रखता था, उनसे दूरदर्शी कोई भी व्यक्ति उनके समकक्ष नहीं था सुभाष चंद्र बोस जी के। तो वो बचपन से ही इतने मेधावी छात्र थे। तो इतने मेधावी थे कि उन्होंने अपने बचपन के दिनों में, क्योंकि उनकी माताजी उनको बहुत सपोर्ट करती थी, उनकी माताजी का बहुत प्रेम उनको मिला। पिताजी तो आप जानते ही हैं कि भैया ये परीक्षा तुमको पास करनी है। उन्होंने अपने पिताजी से इच्छा भी जाहिर की कि भाई मैं इस परीक्षा को नहीं देना चाहता, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा इससे अच्छी देश सेवा क्या होगी, ब्रिटिशियर्स की सरकार है और यहाँ पर उनके थ्रू आप जा करके और यहाँ जो सुधार के कार्य हैं उनको करें। लेकिन उनका मानना क्या था कि अगर हम आईसीएस में जाएंगे तो हमको अंग्रेज़ों के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और यदि, या तो हम अंग्रेज़ों के आदेशों का पालन कर सकते हैं या आपका राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर ये दोनों चीज़ें एकदम विपरीत थी। अंग्रेज़ों के चापलूसी करने का मतलब, उनके आदेशों का पालन करने का मतलब होता था भारतीयों पर अत्याचार के कार्यक्रम को सुनियोजित करना या उसको आगे चलाना, सही ढंग से चलाना। तो दोनों चीज़ें मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो उनकी माताजी उनको बहुत प्रेरणा देती थी शुरुआत से। कहते हैं कि अपने स्कूल के दिनों में ही सुभाष चंद्र बोस ने अरविंदो घोष और स्वामी विवेकानंद जी ने जो पुस्तकें लिखी थी उनको पढ़ लिया था। आप समझ रहे हैं, अपने स्कूल के दिनों में। अब आप मुझे बताएं किसी एक पुस्तक का नाम, स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी एक पुस्तक है जिसको उन्होंने पढ़ा होगा? तो यानी कि ये उसको पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी जो प्रचलित पुस्तकें थी। इसके बाद में क्या होता है, तो वो परीक्षा की घड़ी आती है 1919 में, इनको लंदन भेजा जाता है। और 1920 में इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की। आईसीएस परीक्षा पास की। परीक्षा पास की। कब की थी, किस वर्ष में? 1920 में। 1920 में।
क्या बोलेंगे? पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ, ही पास्ड द एग्जाम ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1920। और अब तक जितने भी भारतीय इस परीक्षा में बैठे थे, इनसे अच्छी रैंक भी किसी की नहीं आई थी। 4th रैंक इनकी आई। कौन सी रैंक आई थी इनकी? 4थी रैंक आई। यानी कि इनसे पहले आईसीएस में सफल होने वाले भारतीय तो थे। जैसे कि हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे, हमने पॉलिटी में आपको बताया था कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा को पास किया था। तो बहुत सारे लोग थे जो पहले से पास कर चुके थे, लेकिन इनसे अच्छी रैंक किसी की नहीं आई थी अब तक। किसी भारतीय के द्वारा प्राप्त सबसे अच्छी रैंक थी। ठीक है, तो एक ही वर्ष में इन्होंने इसको पास कर लिया था। एक ही वर्ष में 1919 में लंदन गए, तब वहीं होती थी परीक्षा। और बाद में क्या बोलेंगे, 1921 में नौकरी छोड़ दी। 1921 में नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी, वही वाली बात हुई ना, मैं पाकर अगले ही पल ना त्याग दूं तो कहना। नौकरी छोड़ दी, ठीक है। ही लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द जॉब इन 1921। 1921 इनके भाई थे, उनका नाम था, इनके भाई का नाम था शरत चंद्र बोस। तो अपने भाई साहब को यानी शरत चंद्र बोस को इन्होंने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लिख लेना यहाँ पर, पत्र लिखा। किसको? पत्र लिखा अपने भाई को। क्या नाम था उनका? इनके भाई का नाम था शरत चंद्र बोस। भाई का नाम था शरत चंद्र बोस। और शरत चंद्र बोस को ये पत्र लिख करके कि भाई हम इस नौकरी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन हुए कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही दिन, पद भी नहीं संभाला था। तो क्या बोलेंगे, इनके पिताजी ने इनसे कहा कि भाई तुमको जो है इतना यार बंगला मिलेगा रहने के लिए। आप जानते होंगे आज भी देखिए कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो लोग यूपीएससी परीक्षा को पास करते हैं। तो इनसे कहा गया कि भाई आपको इतनी सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं, तो इन सुविधाओं को तुम छोड़ करके क्या प्राप्त कर लोगे? लेकिन कहते हैं ना, जो देशभक्त लोग होते हैं, जो जुनूनी लोग होते हैं, जिनको देश से प्रेम होता है, और उनके लिए दुनिया में फिर कोई और बड़ी चीज़ नहीं हो सकती देश प्रेम के मुकाबले, तो उन्होंने उस देश प्रेम को चुना। अब मुझे बताइए 1921 में कौन सा आंदोलन चल रहा था देश में? तो उस समय पर चल रहा था असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन में जाकर के शामिल हो गए, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। और वहीं पर इनकी जो मुलाकात हुई वो चित्तरंजन दास जी से हुई, जिनको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ये तो सब जानते हैं, हम आपको बता चुके थे। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास। आपको याद होगा इन्हीं दिनों में 1922 में गया अधिवेशन के बाद में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी। बताइए जरा उस पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का क्या नाम था? तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू जी के साथ में मिलकर के उसके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास, उन्होंने बनाई थी स्वराज पार्टी। क्या बनाई थी? स्वराज पार्टी। तो ये पत्र लिख करके इन्होंने नौकरी को क्या बोलेंगे यहाँ पर छोड़ दिया। क्या बोलेंगे? और इनके जो गुरु रहे यहाँ पर, इन्होंने गुरु चुना अपना। गुरु कौन थे इनके? CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास आपका बंगाल में एक प्रसिद्ध नेता थे, बहुत अच्छी छवि उनकी थी। तो 1924 में बंगाल में चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव। तो कलकत्ता नगर निगम के, आपका कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने थे चित्तरंजन दास। तो वहीं पर चित्तरंजन दास जी के सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भी यहाँ नगर निगम में काम करो और तुमको हम CEO बनवा देते हैं इसका। तो पहली बार CR दास ने ही उनको कलकत्ता नगर निगम का CEO बनवाया 1924 में ही, 1924 में। कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? नोट कर लेना, यहीं का घटनाक्रम है, यहाँ पे लिख लेना। SC बोस, सुभाष चंद्र बोस 1924 में, 1924 में कलकत्ता नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम पूछा जाएगा वो किस नगर निगम में कार्य उन्होंने किया था? कलकत्ता नगर, कलकत्ता नगर निगम, टूट गया, त्रुटि बोधक चिन्ह लगा लीजिए। कलकत्ता नगर निगम के CEO, CEO चुने गए, चुने गए। अब क्रांतिकारी आदमी थे, देश सेवा इनके अंदर थी, देश सेवा की भावना इनके अंदर थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, जैसे ही ये CEO चुने गए, CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। किसी भी, आप समझिए, जो बॉडी है उसको चलाने के लिए जो सबसे मुख्य आदमी होता है, जैसे गूगल में सबसे ज़्यादा जो एक्शंस है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर होता है। कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, मुख्य कार्याधिकारी उसको बोलते हैं। तो यानी कि कार्य किसके हाथ में थे? कलकत्ता नगर निगम के। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्रांति लागू की। देखिए कैसा अनाउंसमेंट इन्होंने किया। इन्होंने किया यहाँ पर कि हम अब खादी को अपनाएंगे सारे लोग, तो खादी को बढ़ावा दिया। और साथ में ही इन्होंने बोला कि नगर निगम के लोगों की तनख्वाह इतनी कम है, मैं अपनी आधी तनख्वाह नगर निगम के कर्मचारियों को दूंगा।
तो इससे व्यक्ति का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा नगर निगम के लोगों में। और पास में भी स्थानीय कार्यक्रम, लोगों से संवाद करना, लोगों को ब्रिटिश सरकार के जितने भी अनैतिक कानून थे उनके बारे में सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि जो नेशनलिज्म की भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, उसको लोगों के अंदर भरना कि भाई देश प्रेम से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, देशभक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, इस दुनिया में कोई लालच उससे बड़ा नहीं हो सकता, इस दुनिया में कोई समर्पण आपका राष्ट्र के लिए समर्पण से बड़ा समर्पण नहीं हो सकता। ये लोगों से संवाद करते थे, तो इनकी पॉपुलैरिटी जब बढ़ी तो ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता का विषय बने। और याद रखना 1924 के बाद में ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार करती रही बार बार, या जेल में जाते थे, गांधी जी वाली पॉलिसी पे अनशन भी करते थे, ब्रिटिश सरकार इनको छोड़ती थी, फिर बाहर आकर के यही कार्यवाही ये करते थे। यानी कि इस दौरान ये 8 से 9 बार गिरफ्तार हुए, 8 से 9 बार। और बाद में इनकी पॉपुलैरिटी कलकत्ता में इतनी बढ़ती रही कि 1930 में ये कलकत्ता नगर निगम के मेयर बन गए। 1930 में क्या बने? ये मेयर बने। तो ये कार्य रहा इनका बंगाल के, वहां पर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करना 1930 में। अब आपने एक चीज देखी होगी, ये गांधी जी की विचारधारा के पक्ष में थे या इनके मतभेद थे थॉट्स को लेकर के? तो देखिए यहाँ पर आपको बड़ा साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में जो मतभेद थे, क्योंकि गांधी जी अभी वर्तमान स्थितियों पर विचार करते थे कि देश में जनता क्या चाहती है। और कई बार आपने देखा होगा गांधी जी को अपने निर्णय बदलने पड़ते थे वर्तमान हालातों के चलते हुए। आपका चाहे असहयोग आंदोलन हो, उसकी स्थितियां बाद में आपने देखी, गांधी जी ने उसको क्या बोला कि अब हम इसका वो फर्क नहीं हमको देखने को मिल रहा है, अब हमको लगान देना बंद करना पड़ेगा और हम 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। तो वहीं पर एक छोटी सी घटना हो गई आपका चोरी चोरा, और उसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि अहिंसा हो चुकी है, अहिंसा हो चुकी है, अब इस आंदोलन को हम बंद करते हैं। समझना आप बात को, है ना। तो इसके बाद में आपको याद होगा सविनय अवज्ञा किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा, तो सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था 1930 में। तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आपका शुरुआत में चल रहा था, दांडी मार्च सफल रहा, बहुत सारे लोगों का उत्साह था उसमें, और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था उसमें आप जानते हैं। उसके बाद में क्या हुआ था कि वेब मिलर ने जो पत्रकारिता की, उससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव आया, एक आपका एक दबाव उत्पन्न हुआ। तो उस प्रेशर की वजह से इरविन गांधी समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसको हमने दिल्ली पैक्ट आपको समझाया था। उसमें इरविन ने क्या दबाव डाला गांधी जी के ऊपर? गांधी जी के ऊपर दबाव डाला था कि भाई गोलमेज सम्मेलन में तुमको भाग लेना पड़ेगा। तो कौन से सम्मेलन में गए थे गांधी जी, या कांग्रेस की तरफ से? तो हमने एक शब्द आपको बताया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे कांग्रेस की तरफ से। इस बात का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन्होंने कहा अच्छा भाई साहब, आप अकेले व्यक्ति को भेज रहे हैं, वहां पे और बहुत सारे दल हैं, आप जानते हो गोलमेज में बहुत सारे लोग भाग लेते थे। उन्होंने कहा कल को सब गांधी जी के खिलाफ प्रश्न करेंगे, जितने भी दल हैं, मान के चलिए कल को वो सब इकट्ठे हो गए, आंतरिक रूप से इकट्ठे हो गए, और जो सवाल दागेंगे गांधी जी के ऊपर, तो गांधी जी क्या सभी चीज़ों को हल कर पाएंगे? गांधी जी सभी चीज़ों के जवाब दे पाएंगे? और प्लस में गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके खिलाफ भी ये थे। इन्होंने कहा था हमारे जितने भी राजनीतिक क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको छुड़वाने के लिए जो विद्रोह होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, वो विद्रोह नहीं हो पा रहा है। अगर गांधी जी, बेशक से ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती है कि उनकी फांसी रुके, लेकिन उसको डिले करवाने के लिए, उसको टलवाने के लिए, भविष्य के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए, ये तो कर सकते हैं, या उनकी सजा कम कर दी जाए, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जा सकता है इस एक चीज़ के लिए। लेकिन वो सब चीज़ें जब नहीं हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी इससे भी रुष्ट थे। तो कहने का मतलब है, उन्होंने जो कहा कि गोलमेज सम्मेलन में जाकर के गांधी जी सभी बातों के जवाब नहीं दे पाएंगे और कल को एक आंतरिक गुट बनेगा, सुभाष चंद्र बोस जी की वही बात सत्य साबित हुई। बहुत प्रश्न वहां पर दागे गए गोलमेज सम्मेलन में। मुझे बताइए, गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी निराश होकर के लौटे थे कि सफल होकर लौटे थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कहा था वही हुआ, और गांधी जी वहां पर अकेले पड़ गए, क्योंकि मैंने कहा ना एकमात्र। तो ये कह रहे थे कि यहाँ से एक संगठन बना के तुम भेजिए, लेकिन कांग्रेस तो ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम सबका इतना आपस में विश्वास है कि हमारा एक ही चेहरा काफ़ी है, ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए। तो यहाँ पर जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा कि गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो असफलता है, ये कांग्रेस और गांधी जी की वजह से है। अब मुझे बताइए, इस समय पर जितने कारण मैंने आपको बताए, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी का पक्ष जो है वो सही मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल।
गोलमेज सम्मेलन में गए लेकिन निराश लौटना पड़ा, और बहुत सारी शर्तें जो हम गांधी इरविन समझौते के दौरान अपनी मनवा सकते थे, जो अतिरिक्त दबाव हम ब्रिटिश सरकार पर बना सकते थे, उसको बनाने में हम कामयाब नहीं हुए। ठीक है, उसके लिए मतलब चाहे आंतरिक मंत्रणा ना हुई हो या एक दूरदर्शी सोच ना रही हो, चाहे कोई भी कारण रहे हो, लेकिन कहने का मतलब है वह सफल नहीं हो पाया। तो जब सफल नहीं हो पाए तो इस दौर में फिर इनके सुभाष जी ने आगे बढ़े। 1930 की बात कर रहे हैं, इस समय पर इनकी बुक्स थी, बुक्स लिखना इनकी। सुभाष चंद्र बोस जी ने बुक्स लिखी हैं बहुत, अभी कभी आप भी पढ़ना, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। तो ये द इंडियन स्ट्रगल जो किताब है, ये इन्होंने अपने संघर्ष के बारे में और भारत के बारे में लिखी है। इस किताब में दरअसल में 1919 से लेकर के 1934 तक का इतिहास है। 1919 से 1934 तक का लिखी इन्होंने इसको 1934 में ही था। तो इनकी बुक्स थी, एक बुक है इनकी द इंडियन पिलग्रिम। द इंडियन पिलग्रिम बुक किसकी है? इंडियन पिलग्रिम। तो ये बुक भी है आपका सुभाष चंद्र बोस जी की किताब। ठीक है, फिर हम आपको लेके चलते हैं आपका जो नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, नेहरू रिपोर्ट आप सबको पता होगा। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं नेहरू रिपोर्ट। मुझे बताइए, क्या नेहरू रिपोर्ट के मुद्दे पर जब नेहरू रिपोर्ट आने की बात थी और जब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन की बात की गई थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो नेहरू जी और आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने एक अलग पार्टी बना ली थी। अगर आपको ध्यान हो, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से। उन्होंने कहा था नहीं, हम तो डोमिनियन स्टेटस की बात को नहीं मानेंगे, हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की बात पर क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी अलग हो गए थे और एक अलग पार्टी बना ली थी। फिर बाद में गांधी जी ने उनको जा करके मनाया था। गांधी जी ने कहा था कि नहीं, हम आपका ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय देते हैं, और 1929 का जब हमारा अधिवेशन होगा, लाहौर अधिवेशन, तब हम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रख देंगे। हम सब करके बताएं एक बार की इतनी बातें क्लियर थी। ये वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1928 की नेहरू रिपोर्ट पर भी उनकी नाराजगी रही, कांग्रेस से नाराजगी रही। फिर आता है 1938 का। मुझे बताइए, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो 1938 का जो कांग्रेस सेशन था, कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन इन हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा गुजरात। और इस समय पर आप समझिए, तो कौन थे आपका? सुभाष चंद्र बोस बने थे इसके अध्यक्ष। यानी इनकी पॉपुलैरिटी आप समझ रहे हैं। तो उस समय पर कांग्रेस का ये विरोध कर रहे थे बार बार, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की गतिविधियों का ये विरोध करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अध्यक्ष चुना गया। तो आप समझ रहे हैं इनकी मतलब कितनी पॉपुलैरिटी रही होगी उस समय पर, इनके पक्ष में कितने समर्थक लोग रहे होंगे, इनकी नीतियों के, इनकी सोच के कितने लोग इनके समर्थक रहे होंगे। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल रहे होंगे, तभी तो अध्यक्ष पद तक पहुंचे। अगला वर्ष आता है, अब इनकी नीति आप जानती है, 1939। 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था त्रिपुरी। त्रिपुरी बोले तो एमपी में। त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। इसको कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी हम कहते हैं। तो गांधी जी ने क्या कह दिया था यहाँ पर, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही शुरू हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यही समय है कि हथौड़ा बहुत गर्म है, हमको चोट मार देनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार युद्ध में विजयी है, और यहाँ पर अगर हम एक मास मूवमेंट चलाते हैं तो ब्रिटिश सरकार को घुटने पर लाया जा सकता है और हम जो चाहे वो शर्त मनवा सकते हैं। गांधी जी ने क्या कहा इसके बदले में? गांधी जी ने कहा नहीं, अभी हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन है, और ये एकदम से अपने शासक का साथ ना देना एकदम से अनैतिक बात है, ये नीतियों के विरुद्ध बात है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो आपका पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता है, जो कि एक पवित्र लक्ष्य है, और उसके लिए जो मार्ग है वो भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि हमारा लक्ष्य तो पवित्र है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वह हिंसा और अहिंसा दोनों से होकर के भी यदि गुजरता है तो उसको गुजरने दिया जाए। बस हमको अपना जो लक्ष्य है अभी इस देश के लिए जो जरूरी है वो चीज़ हमको करनी चाहिए। तो दोनों के मतभेद हो गए बहुत ज़्यादा, और इस समय पर कांग्रेस के चुनाव भी हुए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। तो त्रिपुरी अधिवेशन में अब गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस की जो नीतियां हैं, तो ये सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने। तो गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को, यहाँ पर बताइए कौन चुनाव लड़ा था, हमने आपको सब बताया था। यहाँ पर गांधी जी के खिलाफ कौन, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? यहाँ वर्सेज में था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया।
और पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी ने खूब प्रचार किया, खूब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। गांधी जी ने कहा कि अगर बी पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई तो वह मेरी हार मानी जाए। अब आप समझिए, क्या बी पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हार हुई। 1377 वोट मिले बी पट्टाभी सीतारमैया को, और वहीं पर 1580 वोट मिले सुभाष चंद्र बोस जी को। और पहली बार ये हो रहा था कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाते थे हमेशा। पहली बार चुनाव होना पड़ा कांग्रेस के अंदर, और उस चुनाव में भी गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार की हार हो गई। तो इस समय पर सुभाष चंद्र बोस जी की देश में जो इमेज थी, वो गांधी जी के पैरेलल थी। गांधी जी के पैरेलल उनकी इमेज बन गई थी, और उतने ही शक्तिशाली रूप से उनको देखा जाता था। सुभाष चंद्र बोस जी का उस समय पर ये ऑरा था, आप समझिए। ठीक है, और ये एकदम से सत्य बात है। तो फिर क्या किया इन्होंने कि भाई ये तो आपका अध्यक्ष बन चुके हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के संकट के दिन थे, इसीलिए इसको कहा जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। क्या बोलते हैं इसको? कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। अब इन्होंने देखा यार ये अध्यक्ष बन गए, तो इनको काम करने से कैसे रोका जाए। तो क्या हुआ था उस समय पर, जो कांग्रेस की आपका जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है हर पार्टी की, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। और साथ में एक कहा कि अब एक आपका एक सलाह परिषद भी बनेगी, एक सलाह समिति भी बनेगी, और कांग्रेस के अध्यक्ष को जो कुछ भी काम करना है वो पहले सलाह समिति के पास भेजना पड़ेगा। सलाह समिति यदि उसके लिए मेजोरिटी से कहेगी तो ही वो चीज़ें जो हैं आपका लागू होंगी। और सलाह समिति में इन्होंने उन लोगों को रखा जो सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि भैया तुम तो काम नहीं करने देना चाहते हो, हम इस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा मेरा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करूंगा। अब उसके लिए रास्ता हो सकता है कोई और हो, यदि मेरा रास्ता यहाँ से होकर के नहीं निकलता है तो किसी और रास्ते का निर्माण हम करेंगे। जीवन में व्यक्ति यही तो सोचता है। आपके सामने यदि किसी मार्ग में बाधाएं आएंगी, तो या तो आप उन बाधाओं से लड़ोगे, और जब आपको लगेगा कि वो बाधाओं से आप नहीं जीत सकते हैं तो कोई अन्य मार्ग आपको चुनना पड़ेगा। यही जीवन का सिद्धांत भी है, यही फिलॉसफी है। तो उन्होंने क्या किया फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोलेंगे, इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरी के बाद में क्या बोलेंगे, जो बोस जी थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बोस ने जब त्याग पत्र दे दिया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनकी जगह फिर अध्यक्ष कौन बने थे, वो नाम आप बताएं मुझे, मैंने आपको बताया है। इनकी जगह अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद इनकी जगह अध्यक्ष बने, राजेंद्र प्रसाद। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि भाई अगर कांग्रेस ही तो है, तो एक नया संगठन हम क्यों नहीं बना सकते हैं जिसका लक्ष्य वही हो। कांग्रेस का भी वही लक्ष्य है, हमारा भी वही लक्ष्य है, तो एक नया संगठन बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसी वर्ष इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। ही फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। एक पार्टी उन्होंने बनाई। अब कांग्रेस तो इनके खिलाफ थी ही। अब ब्रिटिश सरकार ने भी देखा कि यार अभी तक तो एक फ्रंट था, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अंग्रेज जानते थे बहुत अच्छे से कि एक ऐसा व्यक्ति जो आईसीएस परीक्षा छोड़ करके, ऐसे लालचों को छोड़ करके देश भक्ति के लिए देश के लिए समर्पित है, और साथ में दूरदर्शी हैं। उस समय बहुत अंग्रेज अधिकारी जानते थे कि इनका आईक्यू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आगे तक का सुभाष चंद्र बोस जी सोच पाते हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी अपनी निजी योजनाओं को किसी को नहीं बताते थे। जो उनकी योजनाएं होती थी, उनके खास व्यक्ति थे प्रेम सिंह यादव जी। वो विश्वास ही उनके ऊपर करते थे। प्रेम सिंह यादव वही उनके अंगरक्षक थे। उनको कोई संदेश कहीं भेजना होता था, प्रेम सिंह यादव जी से और अंतिम समय तक उनके साथ रहे प्रेम सिंह यादव जी। तो नेताजी किसी पे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उनको पता था कि यार मेरी चीज़ें जो हैं वो लीक हो सकती हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर इनकी निगरानी शुरू की, और इसके बाद में क्या बोलेंगे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार। ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हमने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो भारत में एक एक्ट लागू हो गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। युद्ध के समय पर अक्सर सरकारें लागू कर देती हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर भी ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। तो युद्ध की स्थिति में होती है आपातकालीन स्थिति में, तो उस आपातकालीन स्थिति में इनको जो गिरफ्तार किया गया वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई आपका योजना बना रहे हैं। अब इनको गिरफ्तार करके भेजा गया जेल, तो जेल में इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अब चूंकि ये बहुत बड़े नेता थे उस समय पर, तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बना। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला यार इसका इंतजाम ये है कि इनको इनके घर में नज़रबंद रखा जाए। इनके घर में यानी कोलकाता में इनको क्या कर दिया जाए, डिटेन करके रखा जाए।
डिटेन करके। तो भैया वहाँ कोलकाता में इनको इनके घर पे रखा गया, कोलकाता में नज़रबंद रखा गया। और फिर ये वहाँ पर सोचते रहे कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आपका 1940 का वो समय था जब इनको रिलीज किया गया, और 1901 साल हो चुका था यहाँ पर, एक वर्ष पूरा। 1941 में एक दिन ऐसी योजना बनी कि 1941 में ये फरार हो गए अपने घर से, 1941 में। तो यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब वो अपने घर से फरार हुए, यहाँ पर याद रख लेना क्या किया गया था, गिरफ्तार करके उनको, गिरफ्तार करके पहले तो जेल भेजा गया, जेल से फिर भेजा गया उनको कोलकाता में नज़रबंदी के लिए, रिहा करके, ठीक है। जेल के बाद में क्या कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया जब उन्होंने अनशन किया। और फिर उसके बाद में उनको नज़रबंद किया गया, नज़रबंद, नज़रबंद। नज़रबंदी से क्या हो गए वो, यहाँ से डिटेंशन से वो फरार हो गए, कब, 1941 में, 1941 में। अब इनके दिमाग में एक विजन था कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ है, तो इनको मुलाकात करनी थी किससे, हिटलर से, हिटलर से इनको मुलाकात करनी थी, ठीक है। और हिटलर से मुलाकात के लिए इनको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, जर्मनी पहुंचना पड़ेगा। तो जर्मनी के लिए इन्होंने यहाँ से फरार होके यात्रा शुरू की, अपनी यात्रा शुरू की। तो कहाँ गए ये, भारत से काबुल, मतलब पेशावर होते हुए गए थे, लेकिन मेजर जगह भारत से पहुंचे काबुल, ठीक है, काबुल। काबुल से पहुंचे थे मास्को, कुछ समय के लिए वापस ईरान की तरफ आए थे, और फिर आपका रूस, यूरोप होते हुए फिर पहुंचे थे ये कहाँ पर आपका, मास्को। मास्को के बाद में कहाँ पर पहुंचे थे ये आपका, जर्मनी, जर्मनी, ऐसे पहुंचे यात्रा में। और इस यात्रा के दौरान इन्होंने क्या किया था, इस यात्रा के दौरान यहाँ पर भारत से जो ये काबुल गए थे, ये गए थे मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में, मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में। एक इनके दोस्त थे उत्तम, वो इनके साथी बन करके गए थे मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में। एक अवतार जी थे, वो भी, उन्होंने भी इनका सहयोग किया था, सॉरी विशेष लिख दिया मैंने, मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में, यानी भेष बदल के गए, एक मुस्लिम व्यक्ति का भेष इन्होंने धारण कर लिया, ठीक है। और साथ में गूंगे बन गए, गूंगे, ताकि बोले तो कोई पहचानेगा, और अगर गूंगे ही बन जाएंगे तो कोई क्या पहचानेगा, भेष बदल ही लिया है। काबुल पहुंच गए, चूंकि इनके पीछे इंटेलिजेंस लगी हुई थी सारी। तो यहाँ पर ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से, काबुल से जो मास्को गए, तो यहाँ किस नाम से गए थे, ऑरलैंडो, ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से, मेजोटा के नाम से, पहचान बदल के, मेजोटा के नाम से। और फिर आपका रूस पहुंच गए, और फिर रूस में होते हुए कहाँ पर आपका, जर्मनी ये पहुंच गए, जर्मनी। तो जर्मनी बहुत मेजर चीज़ है, किससे मिलने गए हैं जर्मनी, तो जर्मनी किस वर्ष में पहुंचे, 1941 में पहुंचे। जर्मनी लिख लेना, जर्मनी 1941 में, इसी वर्ष फरार हुए, उसी वर्ष जर्मनी पहुंच गए, छिपते छिपाते, भेष बदल के। जर्मनी में क्या क्या इन्होंने किया, जर्मनी में, तो जर्मनी में इनकी जो बात थी किससे थी, करनी थी इनको, हिटलर से, हिटलर से मुलाकात इन्होंने की। उसका तो बड़ा ज़बरदस्त किस्सा भी बताया जाता है कि हिटलर ने अपने बहुत सारे क्लोन बना रखे थे, और किसी एक क्लोन ने आकर के इनसे पूछा, हाँ जी बताइए क्या बात है, तो इन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। बहुत सारे लोग उस बात को ये कहते हैं कि वो प्रतीकात्मक कहानी है, उस बात का कोई ऐतिहासिक तथ्य या सबूत या प्रमाण नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो असली हिटलर आया था, तब नेताजी ने उसको पहचान लिया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको जो नेताजी का टाइटल दिया था वो किसने दिया था, हिटलर ने। और हिटलर किसी को दुनिया में कुछ समझता नहीं था, हिटलर किसी को दुनिया में कुछ समझता नहीं था, आप सब लोग जानते हैं। उसके लिए तो ये था कि वह, उनकी जो नस्ल है वो सबसे श्रेष्ठ है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा आदमी किसी व्यक्ति को नेताजी, यानी कि लीडर का, सबसे बड़ा लीडर किसी को समझता ही नहीं था हिटलर। लेकिन ऐसे में भी कोई व्यक्ति अगर लीडर का किसी को टाइटल दे, तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस क्या रही होगी, ठीक है, जिसको इस देश की राजनीति ने नकार दिया। तो क्या रहा, आपका सुभाष चंद्र बोस आपका वहाँ जाकर के हिटलर से मिलते हैं, तो हिटलर से उनकी बातचीत हुई काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से मुझे एक सेना चाहिए जर्मनी से, और जर्मनी यदि एक सेना भेज दे भारत में युद्ध के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ के ब्रिटिशियर्स को हम खदेड़ के फेंक सकते हैं। क्योंकि एक फ्रंट पर तो ब्रिटेन लड़ ही रहा है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक फ्रंट पर अगर वो भारत के अंदर लड़ेगा, तो हम भारतीयों के अंदर भी जोश आएगा, और संपूर्ण भारत फिर जर्मनी के साथ रहेगा, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के लिए तुम काम कर रहे हो। तो उस वहाँ पर नेताजी से हिटलर ने कहा कि अभी देखिए हमारे साथ में अभी जापान है, और यदि हम जर्मनी से सेनाएं भेजेंगे तो बहुत दूरी हो जाएगी, और जर्मनी से, क्योंकि यूरोप से भारत की दूरी ज़्यादा है,
तो उन्होंने कहा आप एक देखिए, जापान की जो सेनाएं हैं ना, वो बढ़ के आपका साउथ एशिया में पहुंच चुकी हैं। आपको पता होना चाहिए, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, यहाँ सब तक धीरे धीरे उनकी सेनाएं आगे बढ़ रही थी। 1942 में पहुंची हालांकि वहां तक, तो 1941 में वो आगे बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि भारत की तरफ जापान बढ़ रहा है, तो आपको नेताजी जाना चाहिए जापान, तो आपको जापान जाके मिलना चाहिए और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो इस समय पर सुभाष चंद्र बोस क्या है, उन्होंने कहा ठीक है, जब उनका आश्वासन मिला कि जापान से हमारी मदद होगी, क्योंकि जापान, और एकदम से प्रैक्टिकल बात थी। भाई जापान क्या है, जापान नज़दीक है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिटलर ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका, इसके बाद में वो जापान गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने हिटलर को बहुत सारे प्रस्ताव रखे कि देखिए, जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी का युद्ध किसके खिलाफ है, ब्रिटेन के खिलाफ, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। तो जर्मनी ने जितने भी जगह जगह पर आपका जो सैनिक बंदी बनाए हुए थे, उनमें से बहुत सारे सैनिक जो थे वो आपका भारतीय थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा एक काम करिए, ये जो लोग हैं ये तो भारतीय हैं, ये तो ब्रिटेन के पक्ष में इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ के नेता इनको ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम भारतीय ब्रिटेन के साथ में कुछ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों को ये याद दिलाया जाए कि भाई ये जो लड़ाई है ये आपके देश के हित की लड़ाई नहीं है, ये तो ब्रिटेन के अपने हित की लड़ाई है, और उस ब्रिटेन की हित की लड़ाई है जिसका प्रधानमंत्री चर्चिल हमसे ये कहता है कि आपको मैंने बताया अटलांटिक चार्टर प्रस्ताव में उसने क्या कहा, पूरी दुनिया में बेशक साम्राज्यवाद लागू नहीं होगा लेकिन भारत इसका अपवाद होगा, यानी भारत को मुक्त करने के पक्ष में नहीं था बिल्कुल भी चर्चिल। यस और नो, आप कहेंगे जी भैया यही बात थी। तो इसके बाद में क्या होता है आपका, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो बंदी है भारतीय, अफ्रीका वगैरह से जो भी भारतीय बंदी बना के लाए गए उन्हें मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, और मैं उनके द्वारा भी एक फ़ौज बनाऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक संगठन बनाया था जर्मनी में, जर्मनी में एक संगठन उन्होंने बनाया था जिसको हम बोलते हैं फ्री इंडियन लीजन, गिरफ्तार भारतीयों से फ्री इंडियन लीजन, बहुत पूछा जाएगा ये फ्री इंडियन लीजन कब बनाया उन्होंने, 1941 के हैं ये सब बातें, कब की, 1941 की। फ्री इंडियन लीजियन भारतीय सैनिकों से बनाया था। एक साथ ही इन्होंने यहाँ पे बनाया फ्री इंडिया सेंटर, भारत को मुक्त कराने के लिए फ्री इंडिया सेंटर, जिसको हम बोलते हैं आज़ाद हिंद संघ। आज़ाद हिंद फौज मत बोल देना, इसको ध्यान से देखना, ये क्या है, आज़ाद हिंद संघ है, आज़ाद हिंद संघ, फौज नहीं है। फ्री इंडिया सेंटर बनाया, ठीक है। और एक बनाया था यहाँ पे इन्होंने, एक रेडियो स्थापित किया था, आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। जर्मनी में ही, याद रख लेना, हिटलर ने इनको क्या कहा, हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी, हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी, नेताजी की उपाधि दी, और साथ में क्या दिया, सजेशन भी दिया है कि आप जापान जाइए, आपको जापान जाना होगा, यहाँ से दूरी थोड़ी ज़्यादा है, जापान नज़दीक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो इन्होंने फ्री इंडियन लीजन बनाया, यहीं पर वो नारा बन के उभरा, जय हिंद। एक बार बोले सारे लोग, हमारी आज राष्ट्रीय भावना को तेज कर देता है ये नारा जय हिंद। तो ये जय हिंद किसके लिए था, ये फ्री इंडियन लीजन के लिए था, क्योंकि यहाँ पर जो आपका गिरफ्तार भारतीय थे वो 4,000 थे जिनको इन्होंने मुक्त कराया। तो 4,000 लोगों का इन्होंने प्रोटोकॉल सेट किया कि भाई जब भी तुम एक दूसरे से मिलोगे तो एक दूसरे से मिलते समय तुम एक दूसरे को जय हिंद कहोगे, ठीक है, कोई नमस्कार नहीं होगा, कोई हाय हेलो नहीं होगा, एक दूसरे से तुम जब भी मिलोगे तो एक दूसरे को तुम जय हिंद कहोगे। तो ये फ्री इंडियन लीजन के लिए था नारा। किसके लिए नारा दिया गया था, ये फ्री इंडियन लीजन के लिए, जय हिंद। बताइए जापान से कहाँ गए भैया ये, सॉरी जर्मनी से कहाँ गए ये, तो जर्मनी याद रख लेना, इसके बाद में यहाँ पर लिख लेना, जर्मनी के बाद ये कहाँ गए, जर्मनी के बाद जापान गए, जर्मनी के बाद जापान गए, और जापान के प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हुई। जापान गए, बहुत सारे लोगों से मिले, बर्मा बर्मा में जाके बहुत सारे राजनयिकों से मिले थे। जर्मनी के बाद गए नहीं, जापान गए, जर्मनी के बाद जापान गए, ओके बॉस। और यहाँ जापान के जो पीएम थे, जापान के पीएम का नाम था हिंदे, हिंदे तोजो, हिंदे तोजो, हिंदो तोजो से मुलाकात की, हिंदे तोजो से, उसको बताया कि भाई हम आपके साथ हैं, हिंदे तोजो उसको कहा, ठीक है। और हिंदे तोजो से बोल के कहा कि भाई एक काम करिए आप, कि आप जितने भी भारतीयों को, आपको पता है इन सब देशों में क्या था, बहुत सी जगह ब्रिटिशियर्स का राज था। भारतीय, ये जब मलेशिया पर जापान ने कब्जा कर लिया तो मलेशिया में भी बहुत सारे भारतीय थे, इंडोनेशिया में भी बहुत सारे भारतीय थे, जो कि आपका किसके साथ थे, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो यहाँ पर वही प्रस्ताव,
एक व्यक्ति थे, आपको याद हो, रास बिहारी बोस, भूल तो नहीं गए उन्हें? हमने आपको बताया था गदर आंदोलन के बाद में रास बिहारी बोस कहाँ चले गए थे? आंसर लिखिए उस देश का नाम। हमने आपको ये भी बताया था उन्होंने शादी कर ली थी, घर बसा लिया था अपना एक जैपनीज के साथ में, रास बिहारी बोस, जब उनके ऊपर दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा भी आपको याद होगा, उसके कर्ता धर्ता थे वो। बाद में उन्होंने जो आपका गदर आंदोलन था उसको भी लीड किया भारत में। जापान चले गए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो जापान चले गए वो। तो यहाँ पर क्या था, जापान में कंडीशन ये थी कि जापान में इस समय पर आपका, जापान ने लगभग 20,000 जो हैं वो लोग कैदी बना रखे थे, जो भारतीय थे, बंदी थे इनके, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से वो लोग लड़ रहे थे, वो भारतीय, और उनको कैद कर लिया गया था। और इन्हीं कैदियों में एक व्यक्ति थे आपका कैप्टन, इन्हीं कैद होने में, जो मलेशिया में आपका मतलब कि मलेशिया में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सॉरी ईस्ट इंडिया कह रहा हूँ, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से थे। उनका नाम था, आपको याद होना चाहिए, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में कौन थे, एक व्यक्ति कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह किस सेना का हिस्सा थे? आप लोग जानते हैं ना कि भाई जो ब्रिटिश आर्मी थी या ब्रिटिश सेना थी उसमें बहुत सारे भारतीय ड्यूटी करते थे। क्योंकि यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम भारतीय तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ ही नहीं दे रहे थे, फिर ये लोग कौन हैं जो ब्रिटेन का साथ दे रहे थे? तो आपको पता होना चाहिए, प्राचीन समय से सेना में, ब्रिटेन की जो सेना थी उसमें भारतीय लोग भर्ती किए जाने लगे थे, और बहुत सारे लोग उसमें अपनी सेवा देते थे। बोले यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। तो उन्हीं गिरफ्तार लोगों में कैप्टन मोहन सिंह थे। और बाद में ये विचार आया जब हिंदू तोजो से मुलाकात हुई सुभाष चंद्र बोस जी की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको ये कहा कि एक काम करिए, जो उन्होंने हिटलर से कहा कि ये 20,000 भारतीय आपने कैद कर लिए हैं, तो ये 20,000 लोग जो हैं, लगभग 20-22,000 आपका कैदी थे, तो उन्होंने कहा इन 20-22,000 लोगों को क्यों ना ऐसा किया जाए, इनके बताया जाए कि भाई आपका देश जो है, आपका जो देश है, देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हम ब्रिटेन के साथ नहीं हैं, तो तुम अपने देश के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम ब्रिटेन के ही खिलाफ लड़े, अगर हमारे देश के नेता ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन आपका विफल हो चुका था। गांधी जी ने कह दिया था, लिलित गो की चालाकी को उन्होंने क्या बोल दिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चला करके कि बोलो भाई ब्रिटेन के खिलाफ कि हम इस युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो उन्होंने कहा यार सही सजेशन है ये, तो अच्छा अच्छा प्रस्ताव है, तो क्या ये मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? एक बात बताइए, ये अगर ब्रिटेन के लिए लड़ सकते हैं, तो ये अगर हम इनके लिए वो चीज़ें, सारी चीज़ें मुहैया कराएं जो ब्रिटिश सरकार इनको कराती है, तो ये बिल्कुल लड़ेंगे। और साथ में देश के लिए तो इनके लिए भावना भी होगी, जो बेशक से किसी समय पर चलते हुए इनकी मर गई हो भावना, या इनकी आजीविका के लिए इनको कहीं नौकरी करनी पड़ी हो ब्रिटिश सरकार के लिए, लेकिन आज यदि देशभक्ति का विकल्प और साथ में वही सुविधा मुहैया कराई जाए, तो क्यों नहीं ये हमारा साथ देंगे? तो जो ने कहा ठीक है, वेरी गुड, प्रोसीड करिए, इसको आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह वो व्यक्ति थे जिनको ये शुरुआत में जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह खुद जानते थे कि इसको हम लीड नहीं कर सकते हैं। कैप्टन मोहन सिंह खूब तरीके से परिचित थे सुभाष चंद्र बोस जी से, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको तो लीड सुभाष चंद्र बोस करेंगे। थम्स अप करके बताएं, बात क्लियर आई? बात क्लियर है कि इनकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मुलाकात में क्या हुआ? बोलेंगे जी एक बार? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर हम आपकी रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं। अरे क्यों लेते हो रिकॉर्डेड? काहे? क्या बोलेंगे? तो इसके बाद में हमने एक आपको बताया क्या बना, INA, एक सेना बनी, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, देखो नाम में बहुत सावधानी से रहना। अभी हम आपको एक चीज बताएंगे, इंडियन नेशनल आर्मी बनी, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA, भारतीय राष्ट्रीय सेना। और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो बनी थी ये आपका, इसका जो गठन किया था, इसका जो गठन किया था वो थे आपके कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, जिनको मलाया से गिरफ्तार किया गया था, फिर प्रस्ताव रखा गया इनके सामने, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उसको, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो ये कहाँ थे? ब्रिटिश सेना में थे, ब्रिटिश सेना में थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दिक्कत आई, आप समझिए। तो ये सेना तो बन गई, कितने लोग थे इस सेना में? तो इसका फॉर्मेशन कैप्टन मोहन सिंह ने किया, इसमें 20,000 लोग थे। अब जापानियों को ये भी चिंता सताने लगी साथ में, दूसरा साइड देखिए, जापानियों ने सोचा यार 20,000 लोग हैं और कल को हम भारत की तरफ बढ़ रहे हैं,
भारत में जाकर के तो बहुत भारतीय भी इनको मिल जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सेना बहुत बड़ी हो जाए और हमारे लिए ही कल को नुकसान खड़ा कर दे। हो सकता था ना, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको कुछ समय बाद में भंग कर दिया। और फिर यहाँ पर जाकर के फिर से मुलाकात की सुभाष चंद्र बोस जी ने तोजो से, और उसको बताया कि ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे देश में आप समझते ही हो हमारे वादे जो हैं वो प्राथमिक हैं, ठीक है। अब मतलब वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों के नहीं होते, लेकिन जिसके लिए देश के प्रति जिसका समर्पण है, और वो जो अगर सच्चा व्यक्ति है तो उसका वादा हमेशा सत्य होगा, वो कभी झूठे वादे नहीं करेगा। तो इसके बाद में यहीं पर रास बिहारी बोस जी का नाम आता है। कभी भी पूछे इस INA का पुनर्गठन किसने किया था, इसको रीऑर्गेनाइज किसने किया था बातचीत करके, तो यहाँ पर रास बिहारी बोस ने वो बातचीत की थी, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चले थे हालांकि, और लेकिन जापान में इनकी अच्छी पकड़ थी, क्योंकि उससे 1915 के बाद से जापान में ही थे। देखिए कितने वर्ष इनको यहाँ हो गए। और इन्होंने ही, रास बिहारी बोस ने ही फिर निमंत्रण दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को, कि भैया आप इसको संभालो। इन्होंने निमंत्रण दिया, इनवाइट किया सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को इस चीज़ के लिए इनवाइट किया, नेतृत्व के लिए। भाई नेतृत्व तुमको संभालना होगा, नेतृत्व के लिए, नेतृत्व के लिए, ठीक है। और भी कई लोग थे इनके साथ में, लेकिन दो लोगों के नाम सबसे प्रमुख आते हैं इनके साथ थे। एक आपका, उनका नाम था, एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था आपका निरंजन सिंह, निरंजन सिंह, वो इनके साथी थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये जिम्मेदारी मिल गई, सुभाष चंद्र बोस जी को। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जब ये जिम्मेदारी मिली तो इन्होंने क्या किया, याद रख लेना, 4 जुलाई की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जाती है। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को कमांड मिली, सुभाष चंद्र बोस को कमांड मिली। सुभाष चंद्र बोस गेट द कमांड ऑफ INA। इसकी कमांड मिली है, संगठन का नाम लिखिए, कमांड मिली। और जिस दिन इनको कमांड मिली तब इन्होंने इसका नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। इससे पहले इसका नाम आज़ाद हिंद फौज नहीं था, याद रख लेना, आज़ाद हिंद फौज। ये नाम किसने दिया, जब उनको साथी आपका क्या बोलेंगे, कमांड मिली, कमांड मिली, यानी कि बोस, बोस गॉट द कमांड, कमांड ऑन 4 जुलाई 1943। और इसके बाद में अगले ही दिन 5 जुलाई को पूरी फौज को इन्होंने आदेश दे दिया, 5 जुलाई को, कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और ये नारा कहाँ पर दिया था इन्होंने, सिंगापुर में। कहाँ पर दिया था, सिंगापुर में। पूरी फौज को अगले ही दिन, पूरे बाकायदा एक आर्मी की ड्रेस में, आपने देखी ना सुभाष चंद्र बोस जी की ड्रेस, सारे लोगों ने देखी होगी, उस एक वर्दी में लोगों के सामने बहुत एक जबरदस्त भाषण इन्होंने भारत के लिए, स्वामी भक्ति का, भारत के लिए उस देश प्रेम का, उस देशभक्ति का इन्होंने भाषण दिया, कि हम सब लोग जो अब तक ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे तो हम कितनी गलती कर रहे थे, और हमें अब अपने देश के लिए लड़ना होगा, और हमें कूच करना होगा दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में टारगेट क्या बनाया गया आपका, इम्फाल, इम्फाल पर हमको, क्योंकि बीच में एक, आपको कभी भी अगर आप देखोगे भारत में मैप के मैप को, तो बीच में एक जगह आती है अराकान, अराकान पर्वत भी है, आपने देखा हो, ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो उस अराकान में ब्रिटिश आर्मी थी, वहाँ पर हेडक्वार्टर था। तो उस अराकान को पार करते हुए भारत में प्रवेश करना था, और सबने जोश में कहा हाँ हम उसको जरूर पार करेंगे, और उसमें वो सफल भी हुए। तो इस समय पर उसकी एक व्यवस्था बनाई गई फौज की। तो इसमें मुख्यतः 5 रेजिमेंट थी, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, आज़ाद हिंद फौज, इसमें क्या बोलोगे, इसमें 4 रेजिमेंट थी। 4 रेजिमेंट कौन कौन सी थी, तो 4 रेजिमेंट में एक तो रेजिमेंट थी सुभाष रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट। एक थी इसमें गांधी रेजिमेंट, गांधी। एक थी इसमें आज़ाद रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट। एक थी इसमें नेहरू रेजिमेंट, नेहरू, नेहरू रेजिमेंट। और एक महिलाओं के लिए बनाई गई थी आपका रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुभाष रेजिमेंट को कौन संभालते थे, तो शाहनवाज खान, शाहनवाज इसको संभालते थे, शाहनवाज खान। गांधी रेजिमेंट किसके हाथ में थी, ये थी MG कियानी, MG कियानी इसका नेतृत्व करते थे। जो आज़ाद, आपका आज़ाद ब्रिगेड बनी थी, रेजिमेंट बनी थी, उसके थे आपका अजीज खान, नहीं नहीं नहीं, अजीज खान तो नेहरू के थे, अजीज खान नेहरू के थे। आज़ाद के थे आपका, आज़ाद के थे गुलजारा सिंह, गुलजारा सिंह, गुलजारा, क्या बोलोगे, गुलजारा सिंह थे, गुलय मुल मत लिख लेना, गुलजारा सिंह,
गुलजारा सिंह। और नेहरू रेजिमेंट के थे अजीज खान, अजीज खान, ठीक है। और आपका क्या बोलेंगे, रानी की झांसी, रानी की झांसी क्या बोलोगे, ये लक्ष्मी स्वामी नारायण थे। लक्ष्मी स्वामी नारायण को ये जिम्मेदारी दी गई। लक्ष्मी, सॉरी, लक्ष्मी स्वामी को ये जिम्मेदारी दी गई। लक्ष्मी स्वामी को ये जिम्मेदारी दी गई। तो आप देखिए कई रेजिमेंट कितने लोगों के हवाले हैं। तो ये आपका, अब इसमें मुझे बताइए, क्या यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी हिंदू और मुस्लिम के बारे में सोच रहे थे क्या? उनको पता था इस देश की प्रगति, इस देश का जो विकास है और इस देश को मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता हो उसमें। ये उनका प्रबल रहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर इस देश को बहुत मजबूत नहीं किया जा सकता है ना। तो इसको मजबूत करने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए उन सब लोगों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए जिम्मेदारी उसी तरह से इन्होंने दी। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आज़ाद हिंद फौज के लिए बहुत पैसा भी चाहिए। तो लोगों ने बहुत पैसा दिया। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की इस आज़ाद हिंद फौज को, इस भारत को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ा चंदा किसने दिया, सबसे बड़ा डोनेशन किसने दिया? बोलो भाई फटाफट से। तो सबसे बड़ा डोनेशन किसने दिया? तो इस आज़ाद हिंद फौज के लिए जो सबसे बड़ा डोनेशन था वो था मोहम्मद हबीबुर रहमान। मोहम्मद हबीबुर रहमान ने, हबीबुर रहमान ने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया। और आप समझिए उस समय पर लगभग इनकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, सब दान कर दी थी इन्होंने। 1 करोड़ का दान दिया था। और ये वही व्यक्ति थे जिनको, जितने भी लोग सुबह आपका आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो रहे थे उन सबको ट्रेनिंग देने का जो काम था, जो आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था, उसके लीडर थे मोहम्मद हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान, कोई दिक्कत? भैया 4 रेजिमेंट थी, हाँ शुरुआत में 4 रेजिमेंट थी, ये 4 रेजिमेंट थी। बाद में एक महिला रेजिमेंट बनाई गई थी अलग से। मुख्यतः आज़ाद हिंद फौज में 4 रेजिमेंट ही कही जाती हैं। एक महिला रेजिमेंट को बाद में जोड़ा गया, ओके, जब इसमें महिलाएं जुड़ने लगी। हम सब करके बताइए, बात क्लियर है? बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आज़ाद हिंद फौज को किधर बढ़ना है? क्या टारगेट दिया गया है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और आप जानते ही होंगे यहाँ दिल्ली चलो के लिए कहाँ से, आप सब लोगों ने अगर इसको देखा हो तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि भैया अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका म्यांमार की तरफ से, म्यांमार वाले क्षेत्र की तरफ से, क्योंकि उस समय तो आप जानते हैं कि आपका बांग्लादेश जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बांग्लादेश जैसी कोई चीज़ नहीं, अराकान घोटी होते हुए इनको जाना था आपका मेघालय। ओके, ये टारगेट दे दिया गया। अच्छा आगे लिखेंगे, आगे क्या बात हुई? 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 1943 में क्या किया उन्होंने? एक अस्थाई सरकार की घोषणा कर दी। अस्थाई सरकार की घोषणा, अस्थाई सरकार की घोषणा, अस्थाई सरकार की घोषणा, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ ए, ऑफ ए प्रोविजनल, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये इन्होंने कर दी, अस्थाई सरकार की घोषणा। और अस्थाई सरकार की घोषणा जैसे ही होती है तो आप मुझे बताइए, किसी, कोई सरकार है, कोई सरकार है, तो उस सरकार के लिए कोई, कहीं आप बोलें कि सरकार है, कोई गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट एक तो लोगो उसमें होने चाहिए। भाई सरकार लोगों को चलाने के लिए तो रहेगी, मैं अपने लिए थोड़ी ना सरकार बनाऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति कह दे वो खुद में सरकार है, मैं खुद अमिताभ बच्चन थोड़ी हो जाऊंगा। तो सरकार बनने के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए। तो लोग तो चलो इनके पास हैं, लेकिन कोई जगह भी तो चाहिए। किसी सरकार के लिए कोई आपका एक भू क्षेत्र भी तो चाहिए, कोई टेरिटरी भी तो चाहिए, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया टेरिटरी भी चाहिए एक। तो ये टेरिटरी क्या बोलेंगे, उस समय पर जैसे ही उन्होंने अस्थाई सरकार कहा, अब मान के चलो तुम बोल दो भारत में, तुम ये कह दो कि भाई हाँ, अब सारे लोग जितने भी 8,000 लोग आप हैं, आप 8,000 लोग ये कह दें कि हम सबकी तो अलग सरकार है जी, हम लोगों की तो अलग सरकार है। तो आपकी सरकार को रिकॉग्नाइज भी तो करना चाहिए, कोई मान्यता भी तो उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप कहेंगे बिगर मान्यता के भैया क्या है? तो उस समय पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद जो आपका इन्होंने सरकार बनाई, अस्थाई सरकार बनाई, उसको नाम दिया था इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार। क्या नाम दिया था? आज़ाद हिंद सरकार। तो ये जो आज़ाद हिंद सरकार थी इसको कितने देशों ने मान्यता दी थी? आज़ाद हिंद सरकार, याद रख लेना इसको, 9 देशों ने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज्ड बाय 9 कंट्रीज। 9 देशों ने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज्ड बाय 9 कंट्रीज। और सबसे पहले जो दी थी वो दी थी जापान ने, क्योंकि सपोर्टेड बाय जापान थे, ठीक है। जापान ने, जर्मनी ने, जर्मनी ने, बर्मा,
बर्मा ने ये आपका दे दी थी, इटली ने, फिलीपींस ने, आदि लिख लो, आदि करके लिख लो, आदि देशों ने क्या दी, इसको मान्यता दी। ठीक है भैया, मान्यता तो मिल गई, रिकॉग्नाइज तो हो गई, उस सरकार को मान्यता मिल गई, लेकिन अब जगह चाहिए, तो क्या बोलेंगे, जापान ने यहाँ पर 2 द्वीप भी दिए, क्योंकि इनका कब्जा हो चुका था यहाँ पर, और 2 द्वीप इन्होंने दिए, गिव 2 आइलैंड्स टू सुभाष चंद्र बोस, 2 द्वीप दिए। देखिए एक व्यक्ति बाहर कितना मनवा रहा है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या सुभाष चंद्र बोस हमारे देश में रहते तो ज़्यादा सफल हो पाते क्या, या सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी अगर एक सहमति उनकी बन जाती तो हमारा देश क्या जल्दी आज़ाद हो जाता। हाँ, संभावनाएं हैं, हो सकता था, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि शायद भारत में वो उतने रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर पाते जितने रिसोर्सेज वो बाहर जाके इकट्ठा कर पाए, तो ये भी एक उसका पहलू और पक्ष है। तो 2 द्वीप दिए, 2 द्वीप कौन कौन से हैं, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, पहले इनका नाम बदलो, अंडमान और निकोबार द्वीप इन्होंने दिए, तो अंडमान का इनका नाम बदल दिया, क्या बोलेंगे, इनके नाम बदल दिए उन्होंने, और अंडमान का नाम बदल के कर दिया गया आपका क्या, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप इन्होंने नाम कर दिया, और निकोबार का नाम बदल के कर दिया इन्होंने स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। अब बनी उनकी सरकार, अब जगह भी हो गई, लोग भी हो गए, सरकार को रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया 9 कंट्रीज के द्वारा, तो उन्होंने अपने मंत्रालय बांटे, लोगों को अपने मंत्रालय दिए, राष्ट्रपति, इस आज़ाद हिंद सरकार में राष्ट्रपति और आपका प्रधानमंत्री और साथ में आपका विदेश मंत्री, ये 3 प्रमुख पद जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पास रखे थे, अपने पास रखे थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, और क्या टारगेट था, अराकान होते हुए अब हमको विजय करनी है, और याद रख लेना यही सेना जो है आपका, क्या नाम है अब सेना का, आज़ाद हिंद फौज। देखो 3 नाम है, एक तो आज़ाद हिंद सरकार है, वो कब बनी है, 21 अक्टूबर को, एक हमने बताया 4 जुलाई को बनी है आज़ाद हिंद फौज, और इससे पहले थी INA, और यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर था आपका फ्री इंडियन लीजन। ये चारों नाम अलग अलग हैं, चारों संगठन अलग अलग हैं। ठीक है बॉस, तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, फौज, फौज 18 मार्च 1944, 18 मार्च 1944 भारत में प्रवेश कर गई थी, भारत में प्रवेश कर गई थी, प्रवेश। कहाँ से चले थे ये, सिंगापुर में हेडक्वार्टर था, वहाँ से चले थे। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार, हाँ ये भी लिख लेना, आज़ाद हिंद सरकार जो थी इसका हेडक्वार्टर लिख लेना, इसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में था, सिंगापुर में था पहले तो, और बाद में इसका हेडक्वार्टर आपका रंगून अर्थात बर्मा में भी बनाया गया था, बर्मा में भी बनाया गया था, इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आज़ाद हिंद फौज क्या कर जाती है, भारत में प्रवेश कर जाती है, और भारत में प्रवेश के लिए जो ऑपरेशन का नाम है ये था ऑपरेशन यू, क्या बोलेंगे, इसका नाम था ऑपरेशन, ऑपरेशन यू चलाया था आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश के लिए। और क्या टारगेट था इसका भारत में प्रवेश करके, जो आपका इम्फाल है, इम्फाल पर कब्जा करना है, क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र था, इम्फाल हो गया आपका, कोहिमा हो गया, कोहिमा इसको भी टारगेट पे रखा इन्होंने, कोहिमा और कोहिमा इम्फाल पर कब्जा करना है। और इसके बाद में क्या होगा, अगर हमने कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा कर लिया तो फिर भारत का प्लेन एरिया आ जाएगा, और फिर तो भारतीय एक जोश के साथ में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि कठिनाई यहाँ तक की थी, और इम्फाल में लगभग 1 साल तक, 1 साल तक यहाँ पर जो है सेना ये आपका कई महीनों तक मतलब यहाँ पर रुकी रही इम्फाल पर। फाइनली उन्होंने बाद में क्या बोलेंगे, इम्फाल को आगे बढ़ते रहे वो, और ये दिन आ गया आपका 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944, यहाँ पर रंगून रेडियो प्रसारण हुआ, रंगून रेडियो प्रसारण इसको बोलते हैं। कहाँ थे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, रंगून में थे, और इन्होंने देखा कि भाई इस सेना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आ चुकी हैं, और अभी बोलेंगे अभी आपका बड़ी दिक्कत है, तो इन्होंने भारतीयों से उम्मीद की गुहार लगाई कि हमारी सेनाएं अब इम्फाल में जो है वो घेरा डाले हुए हैं, और यहाँ इन्होंने कहा कि हम अब युद्ध के एकदम पीक पर पहुँच चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें अपना आशीर्वाद दें, आज़ाद हिंद फौज को वो अपना आशीर्वाद दें। ये उन्होंने ब्रॉडकास्ट कराया था रेडियो पर रंगून से, तो यहीं पर पहली बार वो क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता पूरे देश ने नहीं कहा उनको, राष्ट्रपिता किसने कहा है उनको, एक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, जहाँ से उनको पहचान मिली इस बात की। तो क्या बोलेंगे रंगून में, क्या बोलेंगे रंगून में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा,
गांधी जी को गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता कहा। और इस समय पर समझ गए गांधी जी भी, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। और गांधी जी भी समझ चुके थे कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी का जो आपका ऑरा है, नाम है उनका, कितना बड़ा हो चुका है और वो कितने प्रयत्न कर रहे हैं। तो गांधी जी ने भी उनको यहाँ पर एक टाइटल दिया था, देशभक्तों का देशभक्त। तो पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को, लिख लेना, दो टाइटल आते हैं बल्कि यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस जी को यानी नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त, पैट्राइट ऑफ पैट्राइट्स, देशभक्तों का देशभक्त, पैट्राइट ऑफ पैट्राइट्स, देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? देशभक्त कहा, ये कहा गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा। और साथ में यहीं पर उनको बोला जाता है देश नायक। उनको किसने कहा? देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहा था, देश नायक, देश नायक कहा था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे ना हमेशा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो यहाँ पर वो गुहार लगी। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए, जुलाई के चलते हुए फिर आगे ये युद्ध चल रहा था, ठीक है। 1944 में इन्हीं दिनों पर एक नारा आता है उनका, बहुत ज़बरदस्त नारा उन्होंने दिया 1944 में, 1944 में एक स्लोगन उन्होंने दिया था। क्या स्लोगन था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितना क्रांतिकारी नारा है, आप महसूस करें इसको, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। यू यू विल यू यू विल नहीं, यू गिव मी, यू गिव मी ब्लड, यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये 1944 का नारा है। फौज बढ़ रही थी और सभी फ्रंट पर जापान भी जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था। यही वो दिन है जब मैंने कहा था आपसे कि एक व्यक्ति पैदा हुआ अमेरिका में, ओपनहाइमर। इन दिनों में पैदा नहीं हुआ, मतलब ओपनहाइमर एक मूवी आई, मैंने आपको सजेस्ट की थी एक मूवी देखने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि आप उस मूवी में उस व्यक्ति की जिद समझना कि उसके देश के लिए उसकी क्या जिद है। ऑस्कर ऑस्कर मिला उस मूवी को, देखी होगी, कितने लोगों ने देखी है। तो उस व्यक्ति का बस ये था कि मुझे परमाणु बम बनाना है कैसे भी करके। अगर मैंने अपने देश के लिए परमाणु बम बना दिया तो मेरा देश सबसे ताकतवर हो जाएगा। वो उस व्यक्ति का जुनून है जो वहाँ पे दिखाया है कि बस मुझे इस चीज़ में सक्सीड होना है। और आप समझिए उस समय पर उसने जो बनाया, उस समय का परमाणु बम था जिसने दो शहरों को तहस नहस कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 क्या हुआ था यहाँ पर बताइए? और 9 अगस्त 1945 पर्ल हार्बर, मैंने बताया अमेरिका का इन्होंने आपका अड्डा उड़ा दिया था। यहाँ पर आपका 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ये 1945 की बात है, 1945 की, 1945 की, 1945 की बात है, ठीक है। कभी हमको मौका मिलेगा तो हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं या आपका जो भी दुनिया में बड़ी घटनाएं हुई हैं, या आपका कभी हमको मौका मिलेगा तो देशों के बीच के संबंध भी आपको सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए इस समय पर। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है देशों के वो कैसे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंट में मान के चलिए आपका विवाद चल रहा है, कौन से दो देशों का विवाद चल रहा है? तो आप कहेंगे अभी वर्तमान में विवाद चल रहा है इजराइल का और ईरान का। तो भारत को किसके पक्ष में होना चाहिए? तो यदि आप एक अच्छे छात्र हैं तो आप इस बारे में सोचोगे। अब आपको भारत को किस पक्ष में होना चाहिए, इससे पहले आपको विचार करना पड़ेगा भारत और ईरान के रिश्ते कैसे हैं, भारत और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं, भारत अगर निकाले किसी का पक्ष तो किन आधार पर, और भारत यदि खुद मध्यस्थता करे शांति की तो किस आधार पर करे। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए, जानना चाहिए कि भारत और ईरान के बीच में कौन से समझौते हैं। जैसे कि आपका मान के चलिए अभी हम कह सकते हैं उसमें जो ईरान में चाहवार बंदरगाह भारत ने बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है। और एक आपका यूरोप तक का जो आपका उसको बोलते हैं हम
रूस में आपका जो कॉरिडोर बन रहा है, जो कॉरिडोर ईरान होते हुए यूरोप तक जाएगा, तो हम लोगों को जो आपका इधर से फारस की खाड़ी से होते हुए, या हम बोले ओमान की खाड़ी से होते हुए, आपका भूमध्य सागर होते हुए यूरोप जो सामान पहुंचाया जाता है, फिर हमारे लिए सीधा रूट हो जाएगा। तो ईरान में हमारी ये चीज़ें आपका मतलब एक प्रोसेसिंग फेस में है। जबकि अगर हम बात करें वहाँ पर जर्मनी में, वहाँ सॉरी इसराइल, इसराइल का भी भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसराइल का हमने बहुत सारा डिफेंस सिस्टम ले रखा है, बराक जैसी मिसाइल ले रखी है हमने वहाँ से। फाल्कन जो हमारा सिस्टम है वो हमने कहाँ से ले रखा है, वो हमने ले रखा है आपका कहाँ से, तो आप कहेंगे उसको हमने आपका लिया हुआ है इसराइल से। तो इसराइल से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपको इन सब चीज़ों के बारे में विचार भी करना चाहिए। थम्स अप करें, जब कभी भी कोई मुद्दा आएगा तो हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे भैया, और अच्छे से हम उसको जानेंगे, और हम अपने नोट्स बनाएंगे बाकायदा, ताकि हमारी जो समझ है वो विकसित रहे। नोट्स ज़रूर बनाया करो, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर चीज़ों को ऐसी ओरली जानोगे, तो या तो फिर आपका आईक्यू बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, या आपने चीज़ें पढ़ी जानी और ज़बरदस्त आईक्यू आपके दिमाग में, बेवजह की चीज़ें नहीं है, क्लियर एंड कट भूसा भरा हुआ नहीं है, आईक्यू फिट है, तो फिर तो जान लोगे। आईक्यू अगर अच्छा नहीं है तो उसको जानने के लिए आपको उस ब्रेन की उस स्टेज को डेवलप करना होगा, है ना। मैंने तुमको बताया ना, दिमाग की 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं, तो वो आपको जो आपका चेतन मस्तिष्क है उसको एक्टिव करना होगा, और उसको एक्टिव करने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, किसी का बाय बर्थ होता है, किसी का जन्म से आईक्यू अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका भी आईक्यू बढ़ेगा। ये काम करता है, हमेशा करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन करते हो ना, मैंने आपको मैनिफेस्टेशन सिखाया था, मैनिफेस्टेशन हाँ जी करते होंगे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जापान ने सरेंडर कर दिया 6 दिन बाद ही, 15 अगस्त 1945। क्या किया, जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसने देखा यार ये युद्ध तो किसी और दिशा में जा चुका है, और हो सकता है ये युद्ध इसी दिशा में अगर चलता रहा तो पूरी मानवता को शायद खत्म कर दे। क्योंकि ये समझिए आप, जो बम फेंके गए थे, अगर वर्तमान समय के बम होते तो शायद पूरा जापान गायब हो गया होता नक्शे से। तो यहाँ आप समझ ही सकते हो सारी चीज़ों को, कि जापान एकदम से घबरा गया, और जापान क्या, पूरी दुनिया घबरा गई। ये मानवता पर सबसे पहला ऐसा प्रयोग था। उसके बाद में आपका मनुष्यों पर प्रयोग हुआ भी नहीं। हालांकि इसके बाद में आप जानते हो कि 1955 में एक बार इससे भी एक घातक प्रयोग आपका किया था आपका रूस ने, हाइड्रोजन बॉम्ब का, लेकिन वो भी फिर आपका प्रैक्टिकली आगे हुआ नहीं। तो ये आपका मानव पर किया गया सबसे बड़ा प्रयोग था, जिसमें 2 शहर मतलब एकदम से तबाह और मतलब खराब हो गए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद में आता है आपका, क्या बोलेंगे इसके बाद में, अब आज़ाद हिंद फौज कहाँ गई जी। तो जब जापान ने सरेंडर कर दिया, जापान ही उसको सपोर्ट कर रहा था, तो वो आज़ाद हिंद फौज तो फिर आपका एकदम से डिसेबल हो गई। क्योंकि ब्रिटेन की युद्ध में जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो आपका मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, और मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई तो अब जो आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ रही थी वो तो बहुत कमज़ोर हो जानी थी। तो सब ने सरेंडर कर दिया, सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और आज़ाद हिंद फौज के लीडर्स पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा, जो मुकदमा चला आज़ाद हिंद फौज के आपके लोगों पे, उसको बोलते हैं लाल किला मुकदमा, रेड फोर्ट केस, लाल किला मुकदमा। एक साथी कह रहे हैं आपका गोडसे के बारे में बताइए, गांधी और गोडसे। लाल किला मुकदमा ये चला था नवंबर 1945 में। याद रखना किस पर था ये, आईएनए, या आज़ाद हिंद फौज कहिए, आईएनए के, आईएनए के सैनिकों पर, आईएनए के सैनिकों पर ये चला कि भाई तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तुमने आवाज़ उठाई थी। और इसमें व्यक्ति थे कर्नल प्रेम सिंह, प्रेम सिंह सहगल, प्रेम सिंह सहगल, ये हिंदू थे आपका प्रेम सिंह सहगल। एक व्यक्ति थे यहाँ पर मेजर जनरल शाहनवाज खान, ये मुस्लिम थे। मेजर जनरल शाहबाज खान, 3 धर्म के व्यक्ति थे यहाँ पर। मेजर जनरल शाहनवाज खान, शाहनवाज खान मुख्य कमांडर थे, है ना, बहुत अच्छे कमांडर थे। एक थे इसमें कर्नल गुरबख्श सिंह, सिख व्यक्ति थे, कर्नल गुरबख्श सिंह, कर्नल गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह। ठीक है, तो इन पर लाल किला मुकदमा चला, और ब्रिटिश सरकार इनके खिलाफ में, मतलब भारत के सभी लोग आ गए। ठीक है, भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में, तो ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया गया, मुस्लिम लीग भी आ गया, कांग्रेस भी आ गई, और जितनी भी भारत में पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी इन लोगों के पक्ष में आ गई। क्योंकि ये लोग समझ समझ गए कि आज़ाद हिंद फौज किसके लिए लड़ रही थी,
आप बताइए मुझे, आज़ाद हिंद फौज किसके लिए लड़ रही थी? तो आप कहेंगे वो भारत के लिए लड़ रही थी, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। तो लोगों में उनके लिए प्रेम उमड़ पड़ा। तो यहाँ जब मुकदमे चलते थे तो इनको जो है मृत्युदंड दे दिया ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वकील पक्ष भी गया, इसमें वकील थे आपका, पूरा वकीलों का एक संगठन बना था, नेहरू जी भी थे उसमें। वकील थे इसमें भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई थे। लाल किले मुकदमे में सबसे प्रमुख वकील यही थे। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए प्रयास किए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू थे एक वकील, एक तो तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। लेकिन क्या इन लोगों की मेहनत काम आई? आप कहेंगे नहीं। इन लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। क्या सुनाया गया इनको? मृत्युदंड। लोगों के अंदर इतना आक्रोश भर गया उस समय पर, क्योंकि अब स्थितियां आप समझते हो कैसी थी। ब्रिटेन को बहुत आर्थिक क्षति हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बहुत परेशान हो चुका था। जीत तो हो चुकी थी, लेकिन कई बार जीत के भी हार हो जाती है, आप जानते हो। और कई बार हार के भी जीत हो जाती है ना? होता है ऐसा? नहीं होता? हाँ जी, होता है बिल्कुल। तो यहाँ जब इन लोगों को मृत्युदंड दे दिया तो भारत के लोगों ने लाल किले को घेर लिया। यही भारतीयों की भावना होती है। अगर ये लाहौर लाहौर जेल को घेर लेते तो क्या हम भगत सिंह जी को नहीं बचा पाते? या हमारे जब भी इस देश के क्रांतिकारियों की, इस देश के लिए जो सही व्यक्ति हैं, उनको बचाने की कवायद की जब बात होती है तो उसके लिए हमको यूनिटी हमेशा दिखानी चाहिए। और एक नारा लगा कि लाल किले की दीवारों को फोड़ दो और आज़ाद हिंद के साथियों को छोड़ दो। तो इतनी भीड़ वहां पर जमा हो गई कि उस समय पर आपका वायसराय था वेविल, उसने तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस डिसीजन को बदला। वेवेल ने कहा ये मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? इनके मृत्युदंड को किसने बोल दिया? मृत्युदंड को क्या बोलेंगे? किसने? वेवेल ने खत्म किया था, वेवेल ने। वेवेल ने इनके मृत्युदंड को खत्म कर दिया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बताया था जापान ने सरेंडर किया था कब? हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी को। और जापान में जब इन्होंने सरेंडर किया, जापान ने सरेंडर किया 15 को। और याद रख लेना, 18 अगस्त 1945 लास्ट अपडेट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में कोई अपडेट नहीं। लास्ट अपडेट ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये लास्ट अपडेट है। और ये कहाँ पर थे लास्ट टाइम पे? ये देखे गए थे ताइकू हवाई अड्डे पर, ताइकू हवाई अड्डे पर। और कहते हैं इसी साथी ताइकू हवाई अड्डे से एक जहाज में जा रहे थे, जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उस जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं कि एक आपका अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। ठीक है, और ताई हजुकुक में। और फिर उनकी अस्थियों को रखा गया एक मंदिर में, जिसको रंकोजी मंदिर बोलते हैं, रंकोजी मंदिर जापान में ही। तो ये लास्ट अपडेट है उनके बारे में। और इसके अलावा सब कहानियां हैं। उन कहानियों का कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस तो भारत आ गए थे, यहाँ पर रहते थे, लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों ने अपनी तरफ से कह दिया है। किसी संस्था के किसी व्यक्ति ने, रिटायर हो गया, सी आपका काम कर रहा था उसमें एफबीआई में, रिटायरमेंट के बाद बोल दिया अरे मेरी तो मुलाकात हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी से। कुछ नहीं है ना। उन सब चीज़ों को क्या है, कोई भी प्रमाण, कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, आज तक नहीं पता है। तो इसीलिए तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी को जब भारत रत्न देने की बात उठी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न किस कैटेगरी में दिया जाए? किस कैटेगरी में? तो या तो किसी जीवित व्यक्ति की कैटेगरी में दे सकते हैं, या भारत रत्न को मरणोपरांत दिया जा सकता है। यदि आप जीवित कैटेगरी में देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ जीवित हैं, अगर आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं तो। और यदि आप उनको मरणोपरांत में देंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि वो मर गए थे? क्या एविडेंस? कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। तो वो अंतिम बार देखे गए ऐसे देश नायक थे वो। ठीक है, हिटलर के बारे में आप जानती हो, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। ऐसे हिटलर के बारे में कहा जाता है कि नहीं, हिटलर तो जीवित था। समझ रहे हैं? तो एक बार याद करिए, आज कक्षा से आप हमारी भावनाओं को जरूर समझे होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, चलिए चलते हैं, हमारे जाने का समय हो गया है। घबराइएगा मत, जरूर लौटेंगे। जरूर लौटेंगे डायलॉग है, वो है जल्द लौटेंगे। हाँ, चलिए चलते हैं, हमारे जाने का समय हो गया है। घबराना, घबराइए मत, जल्द लौटेंगे। पढ़ेंगे एक बार। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध नारा कहाँ से आह्वान किया था? बताएं जी एक बार, कहाँ से?
कहाँ से किया था? सिंगापुर, 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 बहुत बढ़िया जी, सिंगापुर से। नेक्स्ट, आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। जितने भी दोस्त कह रहे हैं ना गांधी जी और गोडसे के बारे में बताइए, देखिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमको कुछ सेशन लेने पड़ेंगे आपके, स्पेशल सेशंस, ठीक है? वो आपकी जानकारी के लिए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे जितने भी सेशंस हैं, गोडसे वर्सेस गांधी, गांधी, हु वाज सावरकर, हु वाज सावरकर। कुछ लोग इनको देशभक्त कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अंग्रेजों को जो माफीनामा लिखा, तो इनकी सोच क्या थी। तीसरा, हम बताएंगे आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस देश को क्या योगदान है, अंबेडकर जी का योगदान इस देश को क्या योगदान है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक विशेष वर्ग के नेता थे, लेकिन हम आपको बताएंगे उन्होंने इस देश के लिए क्या योगदान दिया, हिंदुओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या योगदान है उनके, ये सब हमको पढ़ना होगा, ठीक है? ओके सर, कारगिल तक नहीं पढ़ाएंगे? कारगिल तक नहीं होता हिस्ट्री, उसके लिए तो टॉपिक्स होंगे। आप हमको, जब हम ये वाला सेशन कराएं ना आपको, ठीक है, ये हम बीच बीच में कभी कभी संडे में करा दी करेंगे, इन्फॉर्मेटिव सेशंस बोलते हैं इनको, इन्फॉर्मेटिव सेशंस, ठीक है? इन्फॉर्मेटिव सेशंस होंगे तो ये हम आपको कराएंगे संडे टू संडे या अदर से कभी भी टाइम निकाल के हम वीडियो आपको बता दिया करेंगे कि हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख लीजिए, ये हमारा प्रॉमिस है। ओके, कोई दिक्कत? सर एंशिएंट कब से होगा? नहीं दोस्त, बताया ना, एंशिएंट नहीं करेंगे, इतिहास को वापस में लेके जाएंगे। आप जो भी टॉपिक हमसे बोलेंगे वो करा देंगे, लेकिन हम आपको अभी, क्योंकि आपके एग्जाम जो है अगस्त से फिर लगातार है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है? हिस्ट्री पर एंशिएंट हिस्ट्री आपका आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में, वो भी आए या ना आए, ठीक है? और जो आपका स्टैटिक आएगा, स्टैटिक आपका आता है 40 to 50%, इतने क्वेश्चन स्टैटिक से होते हैं। क्योंकि अगर हम एंशिएंट आपको कराएंगे तो हमको लगेगा लगभग इसमें आपका 1 महीना, और 1 महीने के बाद में यदि हम आपको स्टैटिक जीके शुरू कराएंगे तो फिर आप अपने एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? थम्स अप करिए। उम्मीद करूंगा इतनी समझ आप रखते होंगे क्यों हम इसको पहले कर रहे हैं, बाकी हमें कोई इशू नहीं है अगर आप अपना भला नहीं चाहते हैं तो लेकिन फिर भी हम आपका भला चाहेंगे, हमें पता है कैसे चीज़ें करनी है। तो उतना भरोसा रखा करो कि भैया आपको चीज़ें जैसे करनी है आप वैसे किया करें, लेकिन हमको जो चीज़ें आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कर दीजिए, क्योंकि हम एक ही दिन में तो तब भी नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे ही होगा, तो हम वो सब करेंगे आपको, है ना? जो भी आपको, अगर आपको कुछ घटनाएं समझनी है, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, इन सब पर बहुत सारी वीडियोज हालांकि यूट्यूब पे पहले हैं, लेकिन हम भी समझा देंगे आपको क्या हुआ था। नेहरू जी का योगदान हम समझा देंगे, ठीक है? इंदिरा गांधी जी का योगदान क्या है इस देश के लिए हम समझा देंगे आपको, कारगिल युद्ध हम समझा देंगे। तो जो भी टॉपिक्स आप हमें बोलोगे, आप हमें दे देना, तो हम उस पर अच्छे से रिसर्च करके और उसको और अच्छे से जान के तो आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। स्टैटिक जी के बता दीजिए हम कितनी तारीख से शुरू कर रहे हैं। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? आज़ाद हिंद रेडियो जर्मनी में शुरू किया था, जहाँ फ्री इंडिया सेंटर बनाया था। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे? 1941 में भागे थे, फरार हो गए थे, फरार। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ पे की थी? सिंगापुर में की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है किस वर्ष में कहा। और आज साथी जितने भी रहे तो उन सब की तरफ से दक्षिणा इस क्लास का आंसर रहेगा, ठीक है? और साथ में हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री हमने ख़त्म किया है, उस मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमने आज मॉडर्न हिस्ट्री को जो पढ़ा है, हम आपसे फिर कहते हैं जिन साथियों ने कल की क्लास को नहीं पढ़ा हो, तो पॉलिटी का क्लास 8 एंड क्लास 9 जरूर कर लेना। उसमें हमने आपको क्रिप्स मिशन से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ाया हुआ है, ठीक है? इसी बैच में इसी टाइम पे पढ़ाया हुआ है। तो उम्मीद करेंगे बहुत अच्छी जर्नी आप सब लोगों की रही होगी। जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं, जब यात्रा शुरू होती है तो वो ऊर्जा सबके अंदर होती है शुरू होते समय, लेकिन यात्रा चलते चलते बहुत सारे लोगों की ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो जीवन में आप अपने लक्ष्य को, जिसको भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, तो उसके लिए साथी हमेशा ऊर्जावान रहना। और यदि आप ऊर्जावान रहेंगे तो कोई भी लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है कि जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
हो सकता है अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की हो तो जो आपका लक्ष्य है आप उससे भी ज़्यादा प्राप्त करें, या जो आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा कुछ आप प्राप्त करेंगे, बशर्ते आप ईमानदार रहे हों, वो डेडिकेशन आपके अंदर रहा हो, वो समय का जो आपका अनुपात होता है जिसको हम संतुलन बोलते हैं, या आपका जो प्रबंधन होता है अगर वह बेहतर है तो आप और भी बड़ी चीज़ें प्राप्त करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे भावना वही होती है, समर्पण, कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित रहे, आपने अपने लक्ष्य के लिए कितनी चीज़ों का त्याग किया। क्या आपने बेवजह की चीज़ों का त्याग किया अपने सही लक्ष्य के लिए? अगर आपने सही मायने में त्याग किया है उस लक्ष्य के लिए तो वह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, आप उसको ज़रूर प्राप्त करेंगे। और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अब हम मिलेंगे कब? हमने आपको बताया, अब हम मिलेंगे इस टाइम पर 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को हम शुरू कर रहे होंगे स्टैटिक जीके। आपके पास में एक कॉपी होनी चाहिए इसके लिए, स्टैटिक जीके। और साथ में जो टेलीग्राम है, हमसे अन्य बातें अगर आप पूछोगे तो शायद बहुत सारी बातें हम आपको नहीं कह पाएंगे। टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो हम अभी आपका लिंक कर रहे हैं, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, इस पर हम 1 तारीख तक कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी, कैसे हम शुरू करेंगे, या हमको आपको भेजना होगा शुरुआत में कि हम जो चैप्टर करेंगे किस क्रम से करेंगे, या उसके नोट्स हमको भेजने होंगे, तो हम इस पर भेजेंगे आपको। ठीक है, इस पर भेज देंगे आपको और वो आपको मिल जाएंगे। तो होमवर्क आपका क्या एहसास रहा कक्षा से? आप अपने जीवन को, उम्मीद करूंगा कि आपने कंटेंट के साथ साथ में मूल्यों को भी पहचाना होगा। जो जागृत अवस्था में होंगे उन्होंने ज़रूर पहचाना होगा और वो मूल्यों के प्रति सतर्क होंगे। ठीक है, आप अपने जीवन में सबसे बेहतर व्यक्ति बने, अपने लिए सबसे बेहतर बने, अपनी नज़रों में सबसे बेहतर बने। दुनिया की नज़रों का साथी कुछ नहीं है, दुनिया की नज़रों का कुछ नहीं है। और हमने कुछ लिखा था, हम उसको बताएंगे आपको। हमने बहुत दिन पहले इसको सोचा, खुद लिखा है मैंने, कि हम इसको कभी बोलेंगे तो हम उसको बोल देते हैं आपके लिए। तो देखिए, सुनना तुम, है ना। वक्त वक्त की बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। वक्त वक्त की बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन सुबह का उजाला बहुत प्यारा होगा। जो समझ रहे हैं कमज़ोर हमें, जो समझ रहे हैं कमज़ोर हमें, गुरूर उनका टूटेगा ज़रूर, गुरूर उनका टूटेगा ज़रूर। सब्र रखो जो समझ रहे हैं आज तमाशा हमें, वादा है तुमसे कल हमारे नाम का नज़ारा होगा। तो ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।